हाय फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए लाया हूँ रियल नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपको जानकारी होगी। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स। इसमें सभी प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न को हमने लिया है। वे सारे प्रश्न होंगे जो 2009 से 2022 तक पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के व्यू से। और सारे क्वेश्चन को आप लोग भी कोशिश करेंगे कि बना लेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2022 और 2020 में पूछा है। ठीक है, तो 120 अभाज्य गुणनखंड आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे और क्लास 10th में भी अभाज्य गुणनखंड आपको पढ़ना है। तो समझिए, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कार्य को करने हेतु। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो क्या करेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जैसे हमने निकाल के रखा है। ठीक है, तो इन सारे संख्याओं से डिवाइड देना है। तो 120 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 60। जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से देंगे, उसके बाद 3 से, 3 से, उसके बाद 5 से, ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर 2 से 30 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। दिस इज आपका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है? यदि m बोला है तो 2m प्लस 1। 2m प्लस 1 कैसे सर? अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 रखेंगे कितना आएगा? और 1 5। यदि 1 रखते हैं तो कितना आएगा? 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? m। यदि यहाँ पर मान लिया बोलता है q के रूप में कि किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक क्या होगा, तो लिखते 2q प्लस 1। यदि बोलता है p के लिए तो क्या बोलते हैं? 2p प्लस 1। किसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछता है आप बना लेते। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। 96 का अगर 2 से देंगे 48, उसके बाद 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 404 का 2 से 202 और 2 से 101। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 96 का हमने लिख लिया है यहाँ से और 404 का यहाँ से। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको लिखते हैं। तो 1 कॉमन, 2 कॉमन, अब तो नहीं मिल रहा है तो 2 दूनी 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम निकालना। देखिए इसके पहले एचसीएफ था, यहाँ पे क्या है? एलसीएम निकालना है। तो सेम प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको लिख देंगे इस रूप में। ठीक है, और एलसीएम निकालने में जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं। तो एक बार लिखा गया क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 का कॉमन नहीं मिला, इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। इसका भी नहीं मिला, इसको लिख देंगे और सबको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है बाबू। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे दिखाया गया है। उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, गुणनफल के रूप में लिख दिए। ठीक है, 20 को 10 दूनी 20, 2 से 5 और एचसीएफ निकालने जो कॉमन मिलेगा उसको एक लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 5। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो 2 लिखेंगे तो इसका एचसीएफ 2 नहीं 2 होना चाहिए।
2, यहाँ पे 4 लिखा गया है, ठीक है, 2 होगा आंसर। कहता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 70 दूनी 140, 35 दूनी 170, 5 सत्ते 35, इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। 26 91 का HCF निकालना है, तो सेम प्रोसेस, 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 13 दूनी 26, 63 91, जो कॉमन मिलेगा वो हमारा HCF हो जाएगा, तो 13 मिला, ये हमारा आंसर। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि क्वेश्चन पूछेगा शांत है या अशांत, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर ला को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अंश, और नीचे को बोलते हैं हर, पता होगा, हाँ सर। तो यदि हम क्या करेंगे, हर किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यस सर। तो यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आता है, तो कहलाता है शांत। क्या कहलाता है, शांत। ये n और m 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावे तीसरा नहीं आना चाहिए। यदि इसके अलावे आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अशांत। क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, किसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यदि इस रूप में आता है तो उसे क्या कहेंगे, शांत, और नहीं आता है तो अशांत। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे 5 तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर 0, तो इस रूप में है, यस सर है, तो यह क्या कहलाया, शांत कहलाया। आया बात समझ में। कहता दशमलव प्रसार शांत है अशांत, क्या करेंगे, अगेन 15 का अभाज्य गुणनखंड, 3 से 3 पचे 15। अब देखिए 3 गुने 5, इस क्या है, इस रूप में नहीं है, कैसे नहीं है सर, देखिए यहाँ पे यदि इसको लिखना चाहेंगे तो 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, 2 नहीं है तो 2 के पावर 0, तो 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावे 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत। आया बात समझ में। 2 और 5 के अलावे तीसरा नहीं आना चाहिए। आगे दशमलव प्रसार शांत है अशांत, 35/50, तो 50 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 से 25 दूनी 50, 5 से 5 है 25, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2, तो है कि 2 के पावर n इंटू 2 के 5 के पावर m के रूप में, उस रूप में है, इस रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है अशांत, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड दे दिया है। देखिए 2 के पावर n अब 5 के पावर m के रूप में है, या इस रूप में है, इसलिए क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करें, 2013 में पूछा गया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आप भाग विधि से HCF जानते हैं तो उस विधि से आप HCF निकाल लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से निकाल लेना है भाग विधि से HCF, ठीक है। यदि नहीं आता है तो ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटा है उससे भागा देंगे, किसमें, बड़ा में। यहाँ दिखा दिए हैं कि 4052 12576 से क्या है, छोटा है, तो क्या करेंगे, छोटा से बड़ा भागा देंगे। देखिए 3 बार में गया, शेषफल कितना आया, 420, और जो शेषफल आया उसको यहाँ पे जिससे भागा देते हैं उसको हम बीच में लिखेंगे, और उससे फिर भागा देंगे, शेषफल से भागा देंगे,
9 बार में शेषफल कितना आया 272। अब इस शेषफल से क्या करेंगे 420 को भागा देंगे, फिर शेषफल कितना है 148। अब 148 से 272 में भागा देंगे एक बार में, आया 124। अब 124 से भागा देंगे कितना 148 में 24। अब 24 से भागा देंगे कितना 124 में, शेषफल कितना आया 4। अब 4 से भागा देंगे 24 में 6 बार में, शेषफल कितना 0। तब तक भागा देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू भागफल ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको हमको इस प्रकार नहीं लिखना है, इसको हम इस एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सेंटर में कितना है 12,576, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12,576। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, जिससे भागा देते हैं सो भागफल गुना करेंगे शेषफल को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करेंगे देखिए, इस रूप को लिखेंगे 420 गुने 9 प्लस 272। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए अलग काम करेंगे, है कि नहीं। 272 गुने 1 प्लस 148, है कि नहीं। इसके लिए अलग काम करेंगे 148 गुने 1 अब प्लस 124, आ रहा समझ में। अब इसके लिए अलग काम करेंगे 124 गुने 1 अब प्लस 24। अब क्या करेंगे, इसके लिए अलग काम करेंगे कितना 24 गुने 5 अब प्लस 4। और इसके लिए क्या करेंगे 4 गुने 6 अब प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा लास्ट में इस संख्या को क्या बोलेंगे एचसीएफ, ये लिखा हुआ है एचसीएफ। तो इस प्रकार से आपको बनाना है बाबू। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 420 और 272 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पहले नंबर भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेंगे बाबू। तो जिस प्रकार से भाग विधि से निकालना है इसको आप निकाल लीजिएगा, और इसी फॉर्म को हम क्या करेंगे इस फॉर्म में सजा देंगे 420 272 गुने 1 प्लस शेषफल 148। अब क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे 148 गुने 1 प्लस 124, उसके बाद 124 गुने 1 प्लस कितना 24, इसके लिए 24 गुने 5 प्लस 1 4, और इसके लिए 4 गुने 6 प्लस 0। तो शेषफल कितना आया 0, यहाँ पे कितना आया 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये तुम्हारा आंसर। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 225 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले दिखा दिए कौन छोटा है कौन बड़ा, इसको हम भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेंगे। 135 से एक बार में 90, 90 से एक बार में 90 घटा दे 45 दूनी 90, ठीक है। अब क्या करेंगे इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे इस प्रकार से। 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, कैसे लिखा हुआ है 135 गुने 1 और प्लस में शेषफल, फिर 90 गुने 1 और प्लस में शेषफल, 45 गुने 2 प्लस में शेषफल। हो गया 3 स्टेप में। और यहाँ पे जो आएगा ये तुम्हारा आंसर। आया बात समझ में। और आपको हम समझाने के लिए हर एक क्वेश्चन को डील किए हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2009 से 22 के बीच में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर जो और इम्पोर्टेंट है। कहता है सिद्ध करें कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है 3 नंबर में, ठीक है। और एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, आप देख सकते हैं 11 में पूछा है, 14 में पूछा है, 20 में पूछा है। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q को मान लेंगे 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ 4 तक बोला तो 3 तक ही लेंगे, 5 बोलेगा तो 4 तक लेंगे। अब क्या करेंगे, कम से कम 3 मान को आपको दिखाना पड़ेगा हल करके, ठीक है। जैसे कि कम से कम 3 मान को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 3 मान को। तो हम लोग क्या किया, पहले दिए हैं q बराबर 0। अब क्या किए यहाँ पे 4q + 1 और 4q + 3 है ना, तो उसमें क्या किए q का मान पुट कर दिए हैं, जहाँ जहाँ q है वहाँ वहाँ 0। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1 और 3।
उसी प्रकार q बराबर 1 लिए हैं, कम से कम कितना 3 बार पुट करना है 3 मान को। तो वहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5 और 7, और यहाँ पे q बराबर 2 लिए हैं और यहाँ पे 2 पुट किए हैं, ठीक है। कितना आया 9 और 11। तो आपको देख के स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि सारे क्या मान है 1 3 5 7 9 11 सारे क्या है विषम है। तो हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होता है। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है और आपको 3 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। अतः है सिद्ध करें कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इसमें 3 टर्म दिए गए हैं और वो दिखाना है। तो क्या करेंगे सेम प्रोसेस, माना कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, 6 तक पूछा तो 5 तक लेंगे कम से कम 0, q बराबर 0 1 2 3 4 5, q बराबर 0। हमने क्या बताया, कम से कम 3 मान को दिखाना है। अब क्या करेंगे, इस q के मान को जहां जहां q है वहां वहां पुट कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 3 5। उसके बाद q बराबर कितना लिए 1, मान पुट कर देंगे q का मान 1, ठीक है। हल करेंगे 7 9 11 और उसके बाद q बराबर 2, ठीक है। इसका मान हम पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। अब देखिए मान सारे क्या हैं विषम है कि नहीं है, यस सर विषम है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सॉल्यूशन की मदद से कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही आपको करना है बाबू, ठीक है। और आपको 3 नंबर लेके जाना है, ठीक है। सिद्ध करें कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक एक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए मान लेंगे कि q क्या धनात्मक पूर्णांक है। अब मान लिए हैं कम से कम 5 तक ले लिए हैं, ठीक है। देखिए हम पहले सम के लिए चेक करेंगे कि सम आता है कि नहीं आता है। तो q बराबर 1 0 1 2 3 4 अलग अलग मान पुट किए तो 0 2 4 6 क्या आया सम आया कि नहीं आया। और विषम के लिए पुट करेंगे तो q बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखना 0 है ना, मिस्टेक से लिखा गया 0। उसके बाद 1 2 3, तो देखिए 1 3 5 7 सब विषम आया। तो हम कह सकते हैं कि 2q के रूप में और 2q + 1 के रूप में होता है। ये तुम्हारा प्रूव्ड हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके सिद्ध करें कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो घन है नानेम +1 और नानेम +2 के रूप में होता है। तो क्या करेंगे, देखिए मान लेंगे q एक धनात्मक पूर्णांक है और q को हम 4 तक मान लिए हैं 0 1 2 3, है ना। अब क्या करेंगे देखिए, और हम क्या कहेंगे कि यह किस रूप में होता है 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में होता है, हम मान लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका घन में पूछ रहा है, घन का मतलब क्या q, घन का मतलब q। तो देखिए हम इसको q करेंगे घन करेंगे और इस रूप में आ जाएगा तो बोलेंगे होता है। तो पहला 3q 3 को घन करेंगे 3 3 9 9 27q से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9q। अब q का q करेंगे, इसको हम m मान लिए, m बराबर यहाँ पर लिख दिए हैं तो 9m के रूप में हो गया। तो पहला कंडीशन हमारा आ गया। दूसरा 3q + 1, तो इसको हम 3q + 1 का घन करेंगे तो a + b का होल q aq + bq + 3a² b + 3ab² पर पुट कर दिए। जब इसको हम हल करेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, देखिए हमको +1 रखना है ना, तो +1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी का हम क्या करेंगे कॉमन निकाल के, ये हमारा कॉमन के रूप में आया। अब इसको हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, तो किस रूप में आया 9m + 1 के रूप में। अब बचा कितना 9m + 8 के रूप में। देखिए तो कह रहा है कि 3q + 2, तो 3q + 2 का घन करेंगे तो aq + bq + 3a² b + 3ab² पुट कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको लाना कितना है 8 लाना है ना, तो 8 के साथ छेड़छाड़, 2 का q 8 होता है, 3 का q 27,
ठीक है, हल करेंगे, 8 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ से 9 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 9m + 8 मतलब m का मान यहाँ पुट कर दिए, तो आया कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एक क्वेश्चन बहुत रेयर है, 216 में पूछा है, कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहता है कि 616 सदस्य है एक ग्रुप में, कितना 616। अब कहता है कि हर ग्रुप में 32 गो सदस्य बनाना है, तो ऐसा ऐसा कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा कि हर ग्रुप में 32 को होना चाहिए। इसमें भी 32 गो, इसमें 32 गो, इस ग्रुप में भी 32 होना चाहिए, इस ग्रुप में भी 32। तो कितना हमको करना पड़ेगा, कितना ग्रुप, कितना स्तंभ हमको बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ भाग से एचसीएफ निकाल दिए, 19 बार में 608, ठीक है, शेषफल कितना 8, 8 से भागा दिए 32 में, 8 चौके 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, 616 बराबर 32 गुने 19 + 8। अब 32 को 8 गुने 4 + 0, तो यहाँ पर कितना आया 8। तो मतलब हम 8 सदस्य मतलब स्तंभों की संख्या 8 करेंगे तो हमारा 616 सदस्य कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर। कहता है यदि एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालो। तो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला, इस फार्मूला को आप दिमाग में रखिएगा, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर a गुने बी बटा एचसीएफ ए बी। आपका देखो एचसीएफ दिया हुआ 9, एलसीएम निकालना है, तो देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो ए का मतलब क्या, ये हमारा ए हमारा बी, तो 306 गुने 657 और इससे इसका दिया हुआ 9, तो ये 9 पुट कर दिए। अब 9 से काट दो इसको, ठीक है, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63 और 3 2 और 9 × 3 = 27 और 306 गुने 73 करेंगे, ठीक है। अब इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटेंगे तो 34 बार में कटेगा, ठीक है। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गुना का कितना आएगा, इतना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई रहता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे देखो, तो क्या करेंगे, बोला है अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा। इससे क्या करने मतलब है कि अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो माना कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ सर, तो हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। अब Q = ≠ 0, तो हम कह सकते हैं कि √3 बराबर P/Q होता है। यस, परिमेय माने तो ऐसा लिख ही सकते हैं। उसके बाद क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 Q = P। अब रूट को हटाना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3Q² बराबर P²। यहाँ से Q² का मान निकालेंगे तो P²/3। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम कहता है कि यदि को अभाज्य संख्या से किसी संख्या में भागा देंगे तो वो विभाजित करता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, यदि 3 P² को विभाजित करता है तो 3 भी क्या करेगा, P को विभाजित करेगा, है कि नहीं। और सेम अब क्या करेंगे, अब तो P को तो विभाजित कर दिया, हम चेक करेंगे क्या Q को भी कोई संख्या है कि विभाजित करती है। P को तो चेक कर दिए, अब Q के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो Q को चेक करने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे कि P = 3R। हम R के स्थान में कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है ना। P = 3R। अब P के स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, तो 3Q² बराबर P²। अब P के स्थान पर कितना 3R, 3 × 9 R²।
3 से काट दो, 3 तिया 9 पर बराबर 3r²। तो r² का मान निकालेंगे तो q² बटा 3 है नहीं, यहाँ भी आ गया। तो क्या कहेंगे कि यदि 3 q² को डिवाइड करता है कि नहीं, तो 3 क्या करेगा, q को भी भागा देगा। हाँ सर, तो देखिए p को भी 3 भागा दे रहा है और q को भी 3 भागा दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावे 3 अलग से आ गया, एक और अलग से आ गया। तो कहने का मतलब p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया, 3 है। यह गलत है, p और q में एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। मतलब एक के अलग, कहने का मतलब है कि p और q में एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। एक के अलावे क्या हो गया, 3 भी आ गया, और हम कह रहे थे खाली एक ही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि सअभाज्य होना चाहिए। तो सअभाज्य का जिसका HCF 1 होता है, लेकिन 1 के अलावे 3 आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जब हमारा मानना गलत हो गया तो उल्टा जो कह रहा है वही सही होगा, इसलिए √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना, उल्टा हो गया, विरोधाभास हो गया। कोई कहता है सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या, जस्ट सेम टू सेम, वहां पे √3 था, यहाँ पे √2 है। हमने अलग अलग तरह का भी क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको एक क्वेश्चन से अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में है, इसलिए हम इसको p बटा q के रूप में लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो उससे स्क्वायरिंग करने से क्या हो गया, रूट हमारा हट गया। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो q² बराबर कितना, p² बटा 2। अब कह सकते हैं कि 2 p² को विभाजित करती है, ठीक है कि नहीं। तो 2 भी क्या करेगा, p को विभाजित करेगा, यस करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या q को भी ऐसा कोई संख्या है जो भागा देता है, तो उसी को चेक करेंगे और मानेंगे क्या कि p बराबर 2r मान लें। यहाँ पे 3 तरह था, 3r, 2 है तो 2r, यदि 5 रहेगा तो 5r, समझ में आ रहा है। अब p का मान पुट कर देंगे, जैसे पुट करेंगे इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से r² का मान निकालेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं कि 2q² को विभाजित करती है या करता है, तो 2 भी क्या करेगा, q को विभाजित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि p में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। और यह गलत है कि p और q में एक अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। हम मतलब कहने का मतलब है कि 1, हम लोग कह रहे थे कि 1 के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन 1 के अलावे 2 भी है, इसीलिए हमारा मानना गलत हो गया कि √2 नहीं, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आया बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, यहाँ पे 17 में, 9 में, 13 में। कहता है माना कि 5 माइनस √3 क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय पूछा है, हमने उल्टा माना है, तो अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमको पता है कि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो √3 को अकेले छोड़ देंगे, मतलब √3 के बराबर में, मतलब √3 के अलावे जितने सारे संख्या रहेंगे उसको बराबर के दूसरे साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर माइनस √3 को ऐसा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में तो हो गया प्लस में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस √3 यहाँ पे है, अगर माइनस √3 है तो कितना हो जाएगा, p बटा q, यहाँ पे -5, ठीक है। इसलिए माइनस से गुना करेंगे
माइनस से गुना करेंगे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 बराबर 5 माइनस p/q, इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए मान बोलेंगे कि p/q क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ सर, यदि p/q परिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस p/q प्लस 5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं सर कि √3 अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, अपरिमेय संख्या है तो क्या हो गया, जब ये अपरिमेय संख्या हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, उल्टा। और जब अपरिमेय संख्या तो हमारा क्या हो गया, मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए जब मानना गलत है तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। कहता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि माना कि √5 परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या को p/q के रूप में, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो √5q बराबर p, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से q स्क्वायर का मान निकलेगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जब यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई संख्या है जो q को भी भागा देता है। तो मान लेंगे कि p बराबर 5r, अब p का मान पुट कर दिए, यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या आया, q²/5। और यह कहेंगे कि यदि 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यह गलत है कि एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। और यदि गलत है तो हम कह सकते हैं यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारा प्रूव हो गया। आगे है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, उल्टा, कि परिमेय संख्या है सर, मान लिए। जब परिमेय संख्या है तब p/q के रूप में लिखेंगे। अब देखिए क्या किए, अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो माइनस। अब 2 गुना है, हमको √5 को अकेले छोड़ देना है बाबू, तो 2 गुना में है तो हो गया भागा में, है ना, तो 2 से गुना हो गया, ये 3/2 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, देखिए कि यदि यह p/q परिमेय संख्या है तो क्या होगा, a वाला भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। हाँ यस होगा, ये वाला भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम √5 के बारे में जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय तो अगेन ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जब यह अपरिमेय तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। जो हम मान के रखे हैं वो गलत जब हो गया तो क्या बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमको गलत साबित कर देना है। आया बात समझ में, है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, 7√5। तो हमको √5 अकेले छोड़ देना है, तो क्या करेंगे, मानेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 अकेले छोड़ देना है, तो गुना में है, ये हो गया भागा में। तुम क्या कहेंगे, देखिए p/q परिमेय संख्या है, हाँ सर, तो p/7q भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय। तो इसलिए हमारा मानना, जब ये अपरिमेय तो अगेन ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत। हमारा मानना गलत, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय। कहता है सिद्ध करें 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब यहाँ पे √2 को अकेले छोड़ देना है, तो ये प्लस में आके माइनस में। अब यहाँ पे लिखना है, बोलेंगे p/q परिमेय संख्या, हाँ सर, तो p/q - 6 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है,
जब अपरिमेय, अगेन ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, इसलिए हमारा मानना गलत, हमारा मानना गलत। जब गलत तो ये हो गया अपरिमेय प्रूफ, मतलब हम जो मान के रखे थे कि अपरिमेय है वो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान। कहता है इस रूप का मान बताना, आराम से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीकी 24, 24 तिया 72, और 72 तुम्हारा आंसर। एंड दिस इज द फिनिश। और आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। थोड़ा सा फोकस कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।